अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी को रोका गया और उनसे मंशियात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपनी सीट के पीछे रखे सूटकेस में 15 किलो हीरोइन की मौजूदगी तस्लीम की और सूटकेस की जिप खोलकर मंशियात की निशानदेही की। यह एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से दर्ज कराई गई FIR का मतन है। राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों गिरफ्तार करने और इस वाक़े की वीडियो बनाने की जो वजीर साहब ने तस्दीक भी की, वजीर मुमलिकत बराए इंसदाद मंशियात शहरयार अफरीदी ने बवांगे दहल की और सबके सामने की और सीना तान के की। सो मुल्क के करप्ट तरीन वजीर आजम की गिरफ्तारी और जाली अकाउंट्स और बेनामी जायदादों के बेताज बादशाह की गिरफ्तारी के बाद मुल्क के सबसे बड़े मंशियात फरोश साबिक वजीर कानून का रंगे हाथों पकड़े जाना इदारों की बड़ी पेशकदमी बताई गई। राना साहब 7 माह हिरासत में रहे। मुबैना तौर पर उन्हें कैद तन्हाई में भी रखा गया। उनके मुकदमे में दौरान समात यह भी अनहोनी हुई कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मसूद अरशद ने कमरा अदालत में खुले बंदों ये कहा कि उन्हें अवामी राब्ते की सर्विस व्हाट्सएप के जरिए मालूम हुआ है कि उनकी खिदमात वापस किए जाने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। खैर, तारीख के साथ जज भी बदलते रहे मगर 7 माह के अरसे में रंगे हाथों पकड़े जाने वाले मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। ये मुलजिम जिस जुर्म में पकड़ा गया वो जुर्म नाकाबिले जमानत है, जबकि 9C के मुकदमे में मौत की सजा है। किसी जमाने में साबिक चेयरमैन एहतसाब कमीशन सैफुर रहमान का ANF पर दबाव था कि आसिफ अली जरदारी पर मुकदमा बनाया जाए और बकौल चौधरी शुजात साहब उन्होंने ANF हुकाम से पूछा भी कि कानून के मुताबिक जरदारी साहब पर मुकदमा बन भी सकता है या नहीं। हुकाम का जवाब था मुकदमे का कोई कानूनी जवाब तो मौजूद नहीं मगर प्रेशर बहुत है। इदारों का माजी क्या था बेमायने है। हाल ये है नाजरीन कि नैब के अहलकार का इतराफ़ है कि 6 महीनों में एक बार भी वो मिफ्ता इस्माइल से तफ्तीश के लिए जेल नहीं गया। फिर दौरान तफ्तीश गिरफ्तारी का जवाब क्या है? सवाल तो उठेंगे। माजी पर मिट्टी डालिए कि सियासत का माजी मिस्टर 10% और कई सालों की कैद पर मुहित है, मगर नए पाकिस्तान को क्या हुआ? सवाल तो आज ये है। एहसन इकबाल को 3 दिन लटकाने वाले और राना सनाउल्लाह को मूंछों से घसीट के जेल डालने वाले उनके जुर्म साबित क्यों नहीं कर पा रहे? ख्वाजा बरदरान से फवाद हसन फवाद तक सभी जेर हिरासत मगर फर्द जुर्म लापता है। ये शफाफ बिला इम्तियाज एहतसाब को गदला करने की साजिश कौन कर रहा है कि मुजरिम जिंदान खाने में पहले डाल दिया जाता है और जुर्म की खोज बाद में लगाई जाती है और खोज लगाने वाले भी नामुराद ही लौट के वापस आते चले जा रहे हैं। ये कौन है कि जो खुदा को जान देने वालों के दावे झुटलाकर हुकूमत के खिलाफ संगीन साजिश कर रहा है? ये कौन है कि जो BRT की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट में रुकवाकर हुकूमत को बदनाम करने की साजिश कर रहा है? आयरनी तो ये है कि आइन शिकन के तहफ़्फ़ुज़ में निकलने वाली काबीना के हवाले से ये बताया गया कि मरियम नवाज का बैरून मुल्क जाने की उसको इजाज़त नहीं देंगे और कानून की बालादस्ती इसी का मतलब है कि उनको इधर ही रखा जाए। That itself is the irony। लेकिन हमारे कानून की तरह सियासत को भी कोई लतीफ़ा कहे तो ऑफ कोर्स सवाल यही है कि शिकायत कैसी? हम एक मजाक ही बन के रह गए। आज इसी हवाले से बात करेंगे। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मेंबर कौमी असम्बली मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा साथ देने आता तारड़ साहब PMLN के तर्जुमान भी हैं और बात करेंगे एडवोकेट फहद अली शाह साहब से, राना सनाउल्लाह साहब के वकील हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया वापस आने का। आगाज़ करेंगे एडवोकेट फहद अली शाह साहब से, राना सनाउल्लाह साहब के वकील भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब साथ देने का। सर फरमाइएगा, 13 से 14 समातें हुई और क्या वाकई किसी नौयत का सबूत नहीं रखा गया सामने? देखिए, बात यह है कि ये 1 जुलाई से ये एपिसोड स्टार्ट किया गया जब राना सनाउल्लाह साहब का ये केस शुरू हुआ। इसमें आपको मैं बताता चलूं कि इसमें आपको पता ही है कि जो अरशद मसूद जज साहब थे उनको व्हाट्सएप के जरिए काम करने से रोक दिया गया था। उसके बाद 2.5 माह तक नए जज साहब को डेजिग्नेट ही नहीं किया गया, उनका नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ और उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली 2 दफा चालान इसमें सबमिट किया गया और जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे उसको साथ एनेक्स ही नहीं किया गया। अभी मैं आपको बताता चलूं कि 265C की कार्रवाई होती है कि फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी जब आपने देनी होती है एक एक्यूज को, तो प्रोसिक्यूशन ने जिन डॉक्यूमेंट्स पे जिन एविडेंसेस पर रिलाई करना होता है वो विदाउट एनी कॉस्ट
آپ نے एक्यूज को कोर्ट में प्रोवाइड करने होते हैं, तो अभी तक वो कॉपीज प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं की गई थी। यानी आप बार बार ये कह रहे थे कि एविडेंस आपके हवाले की जाए, कि उसको एग्जामिन भी किया जाए, तो वो आज तक नहीं दी गई 7 माह गुजरने के बावजूद? मैं बताता चलूं कि वो आज तक नहीं दी गई, इसी वजह से कोर्ट जो है वो चार्ज फ्रेम नहीं कर सकी, क्योंकि अ फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 10A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उसके लिए जो हमारा कोडिफाइड लॉ है सीआरपीसी का, उसके अंदर 265C जो है प्रोविजन है चार्ज फ्रेम करने से पहले ये कॉपीज एक्यूज को फराहम की जानी है। क्योंकि कॉपीज कोर्ट में प्रॉपर दी नहीं गई, इसलिए आज तक चार्ज फ्रेम नहीं हुआ। इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको ऐड ऑन करूंगा आपके इस प्रोग्राम में, कि जो शहरियार अफरीदी साहब अल्लाह ताला की कसमें खा के कहते रहे कि फुटेजेस मौजूद हैं, कि जब राना साहब को एप्रीहेंड किया गया तो हमने फुटेजेस बनाई हैं और हम कोर्ट में प्रोवाइड कर देंगे, तो वो किसी भी एविडेंस, किसी भी डॉक्यूमेंट जो एविडेंस स्टेज पे प्रोसिक्यूशन ने रिलाय करना हो, इस स्टेज पर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से पहले कॉपीज उसकी देना और एक्यूज को मिलना राइट है। तो हमने जो ये बड़ी अच्छी बात है आप वजाहत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे सवाल भी आपसे ये करना था। ये कहा जाता है कि जब ट्रायल कमेंस करेगा, ट्रायल का आगाज होगा, तो वो वीडियोस और इस तरह की एविडेंस सामने रखी जाएंगी। सो ये एग्जैक्ट टाइमिंग क्या होती है जो ये सामने रखनी होती है? देखिए, हमारा कोडिफाइड लॉ है, ये सेशन ट्रायल है, 265C सीआरपीसी के अंदर स्टेज है जब कॉपीज प्रोवाइड करनी है हर डॉक्यूमेंट की, हर एविडेंस की, जो चार्ज फ्रेम होने के बाद शहादत जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाय करती है, वो आपने इस स्टेज पे देनी है जो इस वक्त ट्रायल की स्टेज चल रही है कोर्ट के अंदर। ये नहीं होता कि आप एलियन डॉक्यूमेंट कल को ले आए कि जी राना साहब ये हम, क्योंकि ये पहले आपने एनेक्स करना होता है जो चालान सबमिट किया जाता है 173 की रिपोर्ट हम कहते हैं उसके साथ, क्योंकि वो इसके साथ रिपोर्ट आई नहीं, वो सीडी है ही नहीं, वो सिर्फ शहरियार अफरीदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कहते रहे हैं या असेंबली फ्लोर पे कहते रहे हैं। तो उसकी कॉपी प्रोवाइड करनी है स्टेज पे, जो आज तक प्रोवाइड नहीं की गई। और मैं एक और बात बताता चलूं कि हमने जो एप्लीकेशन दी है वो यही है कि या तो हमें कॉपी प्रोवाइड करें या प्रोसिक्यूशन की तरफ से स्टेटमेंट आए कि इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है जो हम कल को जिस पे रिलाय करना चाहते हैं, ताकि चार्ज फ्रेम हो सके। ठीक है। और शाह साहब ये भी बताइएगा कि आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस क्या थी जमानत देते हुए? देखिए, बात यह है कि ये कल हमने केस आर्गू किया था, अभी डिटेल ऑर्डर नहीं आया, शॉर्ट ऑर्डर आया था जिसकी वजह से राना साहब रिलीज नहीं हो सके, और अभी डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसके बाद इस पे कमेंट किया जा सके, क्योंकि अभी जजमेंट तो हमने पढ़ी नहीं है और क्योंकि जजमेंट साइन नहीं हो सकी, कल छुट्टी है, तो परसों जजमेंट इंशाल्लाह मिलेगी तो उसके बाद ही कमेंट किया जा सकता है इस पे। और सीसी फुटेजेस जो दी गई, क्या उनमें वजन नहीं है कि केस के लिए चार्ज फ्रेम हो सके? जो हमने आर्गू किया है वो ये था कि हमने सेफ सिटी, हमारा एक्ट है 2016 का, जिसके तहत लाहौर सारी सर्विलेंस की जाती है सेफ सिटी के जरिए। तो हमारी एप्लीकेशन ये थी कि जिस रूट पे हमें ले जाया गया RDA-ANF के हेडक्वार्टर्स में, वो उसका रूट लिया जाए। तो वो सेफ सिटी की हमारी एप्लीकेशन अलाउ हुई थी और ये सारी एविडेंसेज आई कि 3:25 पे हमें राबी टूल प्लाजा पे पकड़ा गया। इनका कहना यह था कि आधे घंटे की प्रोसीडिंग हमने की थी वहां मौके पे, लेकिन 3:35 पे राना साहब की गाड़ी कैप्चर की कैमरा ने आपके केनाल पे जो कैंपस है पंजाब यूनिवर्सिटी का, वहां पे, मतलब 12 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय किया गाड़ी ने। तो ये नलीफाई कर दिए सारे उन कंटेंट्स को जो FIR में मेंशन किए गए थे कि जनाब इन्होंने हमारे फैसला तान लिया, इनसे हमने इनके नाम पूछे, इनसे हमने सारा कॉन्ट्राबैंड हेरोइन बरामद की, वहां पे हमने फर्द लिखी, मतलब वो सारी की सारा जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो नलीफाई कर दिया है सेफ सिटी की कैमराज ने। और मैं एक और बात आपको बताता चलूं कि ये एविडेंस जो है ये एक्सपर्ट एविडेंस के तौर पे ली जाती है एक्ट के मुताबिक, और ये एडमिजिबल पीस ऑफ एविडेंस है कि मतलब इस पे कोर्ट रिलाय करके फैसला कर सकती है किसी भी सजा और जजा का। अच्छा, और मुझे ये बताइएगा शाह साहब कि अब अगला मरहला क्या होगा? अब तो वो परसों रिहा भी हुए, फ्राइडे को इंशाल्लाह खैर से घर जाएं, उनकी अहलिया भी बड़ी पुरुमीद है इस हवाले से, मगर अगला मरहला क्या है अब इस केस में? अगला मरला 4 तारीख के लिए केस फिक्स है। हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर आर्गूमेंट होना है, और उसके बाद अगर वो एप्लीकेशन अलाउ होती है तो हमें ये कॉपीज प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई शहरियार अफरीदी साहब के मुताबिक जो वीडियो है अगर वो होगी तो उसकी कॉपी होगी, नहीं होगी तो स्टेटमेंट होगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा और ट्रायल जो है वो कमेंस कर जाएगा। उसके बाद प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस लाएगी, हम क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे। हमारा अगर हमको डिफेंस लेना चाहते हैं तो 342 340 सबसेक्शन 2 में हम ऑन ओथ आ जाएंगे, और बाय देन स्टेट दोनों पार्टीज अपने आर्गूमेंट करेंगे। मगर कौन सी सूरत में चार्जेस फ्रेम नहीं होंगे? चार्ज फ्रेम अभी तो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनकी एविडेंसेस ये प्रोवाइड नहीं कर रहे कोर्ट का। देखिए, अगली हेयरिंग में भी अगर नहीं प्रोवाइड किया गया देन व्हाट?
تو اس پہ آرڈر کوर्ट इनके खिलाफ ऑर्डर करेगी कि लाएं, एविडेंसेस लाएं. अगर ये नहीं लाएंगे तो चार्ज ग्राउंडलेस हो जाएगा, चार्ज फ्रेम नहीं हो सकेगा, हम एक्विट किया जाएंगे हम इसमें से. आप पूरी उम्मीद है इस हवाले से कि इनके पास कुछ है ही नहीं देने को? आज के हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कम से कम जो हम आज तक रोते रहे कि हमारे पे पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हुए ये केस झूठ पे मबनी बनाया गया, आज कम से कम हमारी बात को सर्टिफाई कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट के बेंच की तरफ से कि हाँ वाकई ये केस जो है मजीद तहकीक तलब है और ये फर्दर इंक्वायरी का केस है और चीजें डाउटफुल है, इस तरह से नहीं है जिस तरह से प्रोसिक्यूशन कह रहा है. इट इज अ केस ऑफ 2 वर्जन और इसी वजह से हमारी बेल की. आप मुझे बताएं 15 किलो की बेल हेरोइन की कहाँ होती है? तभी हुई है कि जब इनके केस के अंदर डेंट है, इनके केस के अंदर फ्लॉज हैं और इनके केस के अंदर उस तरीके से एविडेंस मौजूद नहीं है जिस तरह से अल्लाह ताला की कसमें खाकर अवाम को यकीन दिलवाने की कोशिश की जाती रही है कि ये केस सच पे मबनी है. बहुत शुक्रिया एडवोकेट फहद अली शाह साहब, राना सनाउल्लाह साहब के वकील हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना उनका क्या कहना था. मैं दिलीप अब्बास साहिबा आपके पास आऊंगी कि पहला तो ऑफ कोर्स द फर्स्ट अप क्वेश्चन इज कि शहरयार अफरीदी साहब क्या सोच रहे थे? क्या उन्होंने वीडियो खुद देखी है या किसी की बात के ऊपर उन्होंने यकीन कर लिया इतने बड़े बड़े दावे करने से पहले? देखिए मेहर, पहली बात तो यह है कि आपने राना सनाउल्लाह के वकील को बुला के पूरे केस का फैसला कर लिया, ठीक है. सो आपने बायस्ड पूरा प्रोग्राम ही बायस कर दिया. यू शुड हैव इनवाइटेड द अदर side of legal fraternity also. You think we didn't try getting in touch with ANF? आपको नहीं लगता कि वो इस केस के ऊपर कंप्लीट मम है, खामोश हैं? नहीं, मैं तो कह रही हूँ लॉयर को थे, ये तो लॉयर है उनके जी. आप कोई दूसरे लॉयर को बुलाते. वो नहीं बात करना चाह रहे तो अभी इधर हम मौजूद है ना बीबी. इट्स नॉट कि हम दूसरा वर्जन लेना नहीं चाह रहे, जो वर्जन देना चाह रहे उसको बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, जो नहीं देना चाह रहा उसके लिए भी प्लेटफॉर्म हाजिर है अगर अभी जहन तब्दील हो जाता है तो. इसलिए मैंने आपसे सियासी सवाल पूछा है कि एक वजीर सामने आया, उसने पोजीशन ली है इसके ऊपर. तारड़ साहब भी उधर आए, उन्होंने ये नहीं कहा कि तारड़ साहब भी वही बोलेंगे, आप भी वही बोल रही हैं. उन्होंने पहले फतवा जारी कर दिया कि ये ड्रग डीलर है. उन्होंने क्या किया? तो मैडम बात ही कोई नहीं की अभी. मैं इसीलिए आप आपस में प्रोग्राम कर लें अगर आपने तीनों ने यही डिसाइड नहीं करना. मैं अता तारड़ से तो किसी ने बात ही नहीं की अभी. दिलीप साहब हो रही हैं बिला वजह, मैंने तो बात ही नहीं की. तो फिर मुझे बोलने देना. बोल लें, आपको किसने मना किया है? देखिए आई एम नॉट इन द स्टूडियो. टाइम वेस्ट करने का तो ये कोई तरीका नहीं है. ये इनके साथ 2 प्रोग्राम हो चुके हैं और ये इसी तरह बदतमीजी करते हैं हर प्रोग्राम में ना, इंटरफियर करके. ये अभी 2 प्रोग्राम में भी यही किया इन्होंने, पूरे प्रोग्राम में बदतमीजी नहीं की मोहतरमा. मैंने बड़े बड़े अदब से और एहतराम से आपको एड्रेस किया है, बहुत अदब एहतराम से. डोंट बी पैरानॉइड, इट्स ओके. जी दिलीप साहब आप अपनी बात कीजिए. पहली बात तो ये है, मेरी 3 बातें और अगर आप सुन लेंगी, मैं एम नॉट अ लॉयर. पहली बात यह है और ये अनफेयर है कि उनका लॉयर और उनका रिप्रेजेंटेटिव आपने दोनों को इकट्ठा करके किया है. नंबर 2. नंबर 3, इस तरह शादियाने बजाए जा रहे हैं जैसे वो बरी हो गए हैं, उनकी जमानत हुई है. ना वो बरी हुए हैं, ना उनसे चार्जेस उतरे हैं, ना उनको बाइज्जत कहा गया कि ओहो बड़े इल्जाम लगाए, कस्में खाई, कुछ नहीं हुआ, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जाओ. यहां जिनको बेल मिलती है वो तो कॉन्विक्ट भी होते हैं. नवाज शरीफ साहब चार्ज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, कॉन्विक्ट इन 2 केसेस, उसके बावजूद बेल हो गई. मरियम नवाज कॉन्विक्ट, मुजरिम, उनको भी बेल हो गई. तो ये बेल मिलने से आप ये दुहाई दे रहे हैं कि वो जी केस ही कुछ नहीं था. पहली बात. दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वकील भी किया गया इनडायरेक्टली, कि आपने एविडेंस कब पेश करना है. आपने एविडेंस पेश करना है जब ट्रायल कोर्ट शुरू होगा. ट्रायल कोर्ट तो शुरू ही नहीं हुआ. उन्होंने ये फरमाया है कि चार्ज फ्रेम होने के लिए 173 की रिपोर्ट देनी पड़ती है जिसके ऊपर आप तमाम तरह अपना एविडेंस सामने रखते हैं. उसके बाद कोई एलियन डॉक्यूमेंट आप बाद में ऐड नहीं कर सकते. तो 7 माह के अंदर ना ही कोई एविडेंस शेयर किया गया है फ्रॉम द डिफेंस टीम राना सनाउल्लाह साहब की टीम के साथ, जो कि वो भी कानूनी तौर पे उनका हक है.
چارجز فریم ہونے کے لیے اور نہ ہی عدالت کے سامنے کچھ رکھا گیا جس کی وجہ سے چارجز فریم نہیں ہوئے, ورنہ 12 کلو گرام منشیات کے کیس میں سزائے موت ہوتی ہے, بیل آپ کبھی نہیں سنتے. اچھا میں آپ دونوں کا مقابلہ کروں گی کیونکہ یہ ٹرائل کورٹ جب تک نہ ہو, ٹرائل کورٹ نہ ہو, یو آر ناٹ سپوز ٹو پریزنٹ دی ایویڈنس ان دس کیس. یہ اسٹیبلشڈ ہے. اب آپ جو مرضی کہہ لیں, یہ 4 پروگرامز میں آج کر چکی ہوں اور یہ ہر ایک نے کہا ہے, ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ابھی یہ جھوٹ پہ جھوٹ بولیں گے. ابھی انہوں نے پچھلے پروگرام میں کہا کہ مریم تو کنوکٹ ہی نہیں ہے, کوئی اور کچھ کہہ لیں گے. بات یہ ہے کہ جب تک کیا آپ چاہتی ہیں کہ جی یہاں آپ آئیں میڈیا کے اوپر اور آ کے یہاں ایویڈنس پیش کریں یا پبلک میں جا کے ایویڈنس پیش کریں. یہ جو ہوتے ہیں کیسز جس میں ڈرگز انوالوڈ ہوتے ہیں, جس میں ساری چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں, جب تک ٹرائل کیس نہ شروع ہوگا ایویڈنس اسی وقت پیش کیا جائے گا جب وہ ہوگا. اور یہ 6 مہینے کیوں لیگ کیے, یہ انہوں نے اپنی سٹوری بتا دی, آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی. 6 مہینے سے لیگ کیے کیوں انہوں نے بوائکاٹ کیا, 6 مہینے سے لیگ کیا کہ ان کی وجہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بالکل یہ آپ پورا دوسری طرف کے وکیل بلاتے تو آپ کو پتہ چلتا نا ثناء اللہ صاحب کو, کیا میں باعزت بری کر رہی ہوں آج انہیں بیٹھ کے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو آپ کو دوسری سائیڈ کا وکیل بلانا چاہیے تھا. بی بی کوشش کیا, وہ نہیں آتا تو مونچھوں سے گھسیٹ کے لاؤں خان صاحب کی طرح. جسٹس ہوتی ہے, جسٹس ہوتی ہے تو نہ بلاتی پھر ان کو بھی, مجھے بتا دیتی. اچھا چلے آپ ابھی کنیکٹ کر لیں, آپ ٹرائی کر لیں, آپ ٹرائی کر لیں بی بی. آپ, میں تو کمزور بڑی ہوں, ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, ہم سے نہیں ہوا. آپ ٹرائی کر لیں, آپ لوگ آج تگڑے لوگ ہیں, آپ ٹرائی کریں, آپ ٹرائی کریں. چلے میں عطا تاڑا صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں. ان دا مین ٹائم یو گیٹ ان ٹچ ود دیم, ان سے کہیں آئیں اپنا موقف دیں, یا تو میں کہوں میں نے انہیں ایئر ٹائم نہیں دینا. عطا تاڑ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ لیگل پوائنٹ آف ویو ایک یہ ہے کہ یہ چارج فریم ہونا تھا, اس کے لیے ڈالنا چاہیے تھا. اندلیب صاحبہ کی یہ رائے ہے, اور ایک میں پروڈیوسر صاحبہ سے بھی کہوں گی ایک اور لائر کو بھی پلیز کنیکٹ کریں کہ یہ سٹیج ہی نہیں تھی کہ شیئر کیا جائے یہ ایویڈنس ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. دیکھیے بہت شکریہ مہر صاحبہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایویڈنس کیوں نہیں پیش ہو سکا, ٹرائل کیوں نہیں کمنس ہو سکا, اس کی وجہ یہ ہے کہ چلان جو ہے وہ انکمپلیٹ سبمٹ کرایا گیا پروسیکیوٹرز کی طرف سے. اس چلان کے ساتھ تمام تر ایویڈنس جو شہریار افریدی صاحب نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے برآمدگی کی, اس ویڈیو کا ڈاکیومنٹ, اس کا ٹرانسکرپٹ, اس کی ویڈیو کی CD لگنی تھی, اور باقی جو بھی ایویڈنس ان کو اویلیبل تھا دونوں چلانوں کے ساتھ وہ سبمٹ ہونا تھا. جب تک وہ سبمٹ نہیں ہوگا چارجز فریم نہیں ہوں گے, چارجز فریم نہیں ہوں گے تو ٹرائل کمنس نہیں ہوگا. تو شہریار افریدی صاحب سے میرے 3 مطالبات ہیں, میں اپنے کیس کی طرف اس کے بعد آؤں گا. پہلے تو اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگے, اس کے بعد قوم سے معافی مانگے, اور تیسرا ٹرائل جب تک کنکلوڈ نہیں ہوتا اپنی پوزیشن سے استعفیٰ دے کیونکہ وہ غلط بیانی کرتے رہے. اب 3 بج کے رانا صاحب سے میرا پورا اس دن رابطہ تھا جب وہ لاہور تشریف لا رہے تھے. 3:19 پہ ان کی گاڑی ٹول پلازا کراس کرتی ہے, نیشنل ہائی وے اور موٹر وے پولیس کے پاس یہ ٹائم ریکارڈڈ ہے. 3:25 پہ راوی برج سے پہلے ان کو اپریہنڈ کیا جاتا ہے, بقول ANF کے تمام کاروائی کی جاتی ہے. 3:35 پہ 12 کلومیٹر دور ان کی گاڑی سیف سٹی کیمرہ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ 12 کلومیٹر دور وہ گاڑی موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان 16 منٹ کے اندر آپ نے گاڑی بھی روکی, آپ نے برآمدگی بھی کی, آپ نے رپورٹ بھی لکھی, عین شاہدین کے بیانات بھی قلم بند کیے, سکفل بھی ہوا اور 12 کلومیٹر ٹریول بھی کر لیا. یہ CD میرے سامنے ٹرائل کورٹ میں پروڈیوس کی گئی اور سیف سٹی اتھارٹی وزٹ کیا ANF کے پروسیکیوٹرز نے اور فرحاد شاہ صاحب نے ٹوگیدر, اور وہاں وہ فوٹیج دیکھ کے وہ CD وہ لے کے آئے. تو ایک تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ اب تک چلان کے ساتھ وہ CD دوسری لگ جاتی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم نے برآمدگی کی. میڈیا ٹرائلز آپ نے بہت کیے ہیں بٹ لاجیکلی سپیکنگ ان کے پاس کیس ہی کوئی نہیں. صاحب وکیل ہیں ANF کے, آپ سے ابھی بھی ریکویسٹ ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا دیکھ رہا ہے, آپ کو یہ پیغام موصول ہوتا ہے تو برائے مہربانی اپنا موقف آ کے دیجئے. ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ موقف نہیں دینا ہے, تو یہ میری ریکویسٹ پہ بھی اور اندلیب صاحبہ کی ڈبل ریکویسٹ کے اوپر آپ کو یہ پلیٹ فارم فراہم ہم کرنا چاہ رہے ہیں. ضرور
ANF کے پروسیکیوٹر راجہ انعام صاحب ضرور آئیں, اپنا موقف دیں. دلیپ صاحبہ, یہ ہنڈرنس جو ہے وفاقی لیول کے اوپر جو دیکھی جا رہی ہے, اور 12 کلومیٹر کا رستہ 10 منٹ میں طے کرنا, اس کے اندر انویسٹیگیشنز بھی کرنا, اور FIA بشیر میمن صاحب کے بھی کچھ انکشافات کے پریشر بہت تھا اس رانا ثنا کے اوپر کیس بنانے کے حوالے سے بھی, ان ساری چیزوں کو اگر جوڑ کے دیکھا جائے تو ایک کیا پکچر بنتی ہے؟ اچھا, انہوں نے خود ہی کہہ دیا نا, مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ عام زبان بھی انسان استعمال کرے تو یہ وہاں بھی جھوٹ بولتے ہیں. مطلب سسپینڈ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, بری نہیں ہوئی, نمبر 1 مریم نواز, دوسرے پہ بیل ملی ہے. بیل تو ان کے ابا کو بھی ملی ہوئی ہے, سب کو ملی ہوئی ہے, اور سب کانوکٹ ہے. سو دیز آر, صاف لگتا ہے کہ یہ آئے یہاں اپنا جھاڑنے اور ان کو کوئی وہ نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں سیف سٹی اور باقی چیزوں کی, جب یہ خود مان گیا, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ٹرائل شروع ہی نہیں ہوا. جب ٹرائل شروع نہیں ہوا تو یہ تو کیا سرائیاں ہیں نا, میں جا کے کوئی ویڈیو اور دکھا دوں, آپ اور دکھا دیں. جب تک کورٹ ٹرائل نہیں شروع کرے گا اور اس پہ ایویڈنس نہیں آئے گا, وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. اس وقت تک اٹس اے ڈسکشن. انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جس سے چارج فریم کرنا یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ ٹرائل کورٹ, ٹرائل شروع ہو. ٹرائل کیسے شروع ہو, چارج کس طرح فریم کریں کہ یہ آغاز شروع ہو, یا اگر چارجز ہی فریم نہ ہو, کچھ دیا ہی نہ جائے, کچھ سامنے رکھا ہی نہ جائے, تو چارجز فریم نہیں ہوں گے نا, اٹ ول بی ڈراپڈ. جب آپ کا دیکھیں پہلی بات میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ آئی ایم ناٹ اے لائر. I understand that. That's why I said کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کون سا مرحلہ ہے جدھر یہ ایویڈنس پیش کرنا ہے, یا جدھر چارجز فریم یقینی بنائے جا سکتے. پروگرام کیے مہر, آپ بے شک 15 کر لیں بی بی, میں کہہ رہی ہوں وہ مرحلہ کون سا ہے جس کو چارجز یقینی بنایا جائے. ان کے بھی وکیل تھے, سارے تھے, اور بالکل پرو جو PMLN سارے وہاں جو لوگ بیٹھے تھے, انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ جی ٹرائل جب تک شروع نہیں ہوگا ایویڈنس ول ناٹ بی پریزنٹڈ, اسپیشلی ان کیسز آف ڈرگس. یہ کوئی عام کیس نہیں ہے, یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہہ رہے جی منی لانڈرنگ کا کیس نہیں ہے, ڈرگس کا کیس ہے. ڈرگس کے اوپر سیکریسی اینڈ دا پنشمنٹ از دا ہائیسٹ. میں ایک وقفہ لوں گی, وقفے کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں اور کوئی بائی پارٹیزن لائر کو بھی لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں کہ بھئی یہ چارجز کو یقینی کیسے بنانا ہے, کہ یہ چارجز یقینی ہو جائیں, اگلی پیشی میں بھی نہ ہوئے تو کیا کیا جائے گا. 7 ماہ میں فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, کیوں نہیں ہو سکی؟ لیٹس آسک another lawyer after a very short break. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. ہمارے ساتھ یاسین آزاد صاحب بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں. یاسین آزاد صاحب بہت بہت شکریہ. سر مختصراً بتائیے گا, حکومت کا موقف ہے کہ ٹرائل کا آغاز ہوگا تو تمام تر ایویڈنس سامنے رکھا جائے گا. کیا وہ مرحلہ پار ہو چکا ہے جدھر ایویڈنس نہیں رکھا گیا اور چاہیے تھا کہ چارجز فریم ہوں؟ یہ حکومت کا موقف بالکل قانونی اعتبار سے غلط ہے. جب ضمانت کی درخواست کوئی بھی آدمی فائل کرتا ہے تو جو انویسٹیگیشن کے دوران پروف کلیکٹ کیے جاتے ہیں وہ سرکاری وکیل فائل لے کے جاتا ہے, اور تمام کی تمام آرگومنٹ کے دوران وہ آرگومنٹ اپنے پیش کرتا ہے, اور وہ پولیس فائل جیسا خود منگواتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ایویڈنس کلیکٹ کی گئی. یہ طریقہ کا جو حکومت کا جو موقف ہے یا جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ ٹوٹلی غیر قانونی ہے اور اخلاقی طور پر ان کا کوئی جواز نہیں بنتا. ضمانت کی درخواست کسی بھی اسٹیج پہ داخل کی جا سکتی ہے, تو ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہ مرحلہ ان کے پاس بے شمار مواقع تھے جدھر ان کو تمام تر وہ فائل رکھ دینی چاہیے تھی سامنے کے چارجز فریم ہو جائیں. چارج فریم ہونا, اگر سپوز کسی کیس میں چارج بھی فریم ہو جائے تب بھی بیل اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے. وہ تو بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے. ہاں ہلو جی یاسین آزاد صاحب, چارج فریم ہو یا چارج فریم ہونے کے بعد یا پہلے, دونوں ٹائم پر اپلیکیشن فائل کی جا سکتی ہے. اور ہمارے قانون میں گنجائش یہ ہے کہ اگر ایون کوئی مرڈر کیس بھی ہے تو کسی بھی اسٹیج پہ 265K کی درخواست داخل کی جا سکتی ہے کہ اس آدمی کے خلاف کوئی کیس نہیں بنتا, اس کیس کو ہی ختم کر دیا جائے.
आपने देखा होगा कि ठीक है यासीन आजाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लैरिफिकेशन के लिए। बाय पार्टिजन लॉयर थे ये आपके अंदलीब साहिबा, जो कह रहे हैं कि ये गलत, गैर अखलाकी, गैर कानूनी मौक़िफ़ है आप लोगों का कि ये अब तो बाद में दिया जाएगा। वो मरला बहुत देर तक मौके फराम किए गए जिधर वो फाइल सरकारी वकला ने नहीं सामने रखी। आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ अता तारड़ साहब से कि नवाज शरीफ साहब ने भी अब वापस नहीं आना, इलाज के लिए उनको मजीद उधर रहना पड़ेगा और काबीना ने भी फैसला कर लिया है कि मरियम साहिबा को बाहर वो ECL से नहीं निकालेंगे। कहीं ना कहीं आपको आयरनी महसूस होती है कि मुशर्रफ के केस में तो आइन की बालादस्ती के हवाले से उनको फैसला ही गलत लगता है और मरियम को इधर रखना आइन की बालादस्ती को इंश्योर करती है? देखिए, एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हवाले से वो किसी भी इदारे को, तहकीकाती इदारे को मतलूब नहीं हैं। जो चौधरी शुगर मिल का केस था उस पर मेरिट पे उनकी बेल हो चुकी है और जो 48 दिन जिस्मानी रिमांड पे नैब ने उनको रखा, उन 48 दिनों में 2.5 से 3 घंटे से ऊपर तफ्तीश भी नहीं की। थ्रू आउट दोज 48 डेज वो जेल गई जुडिशल रिमांड पे, उसके बाद उनकी बेल हो गई। जो दूसरा रेफरेंस है एवनफील्ड वाला, उसमें उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेंटेंस सस्पेंड किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो सस्पेंशन अपहोल्ड की। रेगुलर अपील जो है वो हियरिंग के लिए एडमिट हो चुकी है और हम वफाकी हुकूमत से ना कोई तवक्को रखते हैं क्योंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ये मास्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। हम इसीलिए लाहौर हाई कोर्ट के पास गए थे। हाई कोर्ट ने हमारी रिट को रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करके फेडरल गवर्नमेंट के पास भेजा और वफाकी हुकूमत में जो लोग इस पे जो है वो ज़बान दराजी कर रहे हैं उनके अपने ऊपर केसेस मौजूद हैं। खुसरो बख्तियार साहब से लेके तो परवेज खटक साहब तक सबके ऊपर केसेस मौजूद हैं। नैब की वो इंक्वायरी केस आज BRT का बनता है जिधर एक बार फिर तहरीक इंसाफ चाह रही है कि इंक्वायरी ना हो, मगर आई गेट टू दैट। लेट मी गेट अंदलीब साहिबा व्यू। हाँ जी, अंदलीब साहिबा मुझे बताइएगा कि मियां साहब अभी तो वापस आ नहीं रहे, इलाज मुकम्मल तौर पे हुआ नहीं, मगर द फैक्ट रिमेन्स के एप्लीकेशन पंजाब गवर्नमेंट को देनी है उन्होंने, तो क्या आप लोग फिर एक्सेप्ट करेंगे कि वो मजीद अपना इलाज कराते रहें? क्योंकि ऑप्शन तो आपकी हुकूमत के पास ये भी है कि वो एप्लीकेशन रद्द कर दी जाए और उनसे कहा जाए फिल फॉर वापस आइए। देखिए, ये तो माइनस 30-40 होते जा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, सारी क़यादत बाहर है और ये बेचारे टीवियों पे आ रहे हैं। पिछली दफ़ा भी यही हुआ था, सहूर पैलेस ही अब सब भाग गए थे और मरियम साहिबा भी कह रही हैं कि भाई मुझे भी भेज दो। तो शहबाज शरीफ, उनकी बीवी, उनके दामाद, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके भतीजे सब एग्ज़िट और एग्ज़ाइल में चले गए हैं उन्होंने। और मसला ये है कि उनको पता है कि यहाँ अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि जस्टिस कयूम को फ़ोन किया और जो मर्ज़ी करवा लिया, और ना ही अब वो जो है कि जी फर्स्ट क्लास जेलें मिलेंगी और उसमें मतलब 5 स्टार किस्म की फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो अब जो इनका अब जो प्रेजेंट वो ये है, वो ये एक स्टेटस आ गया है जहाँ दे आर कम्प्लीटली हेडलेस चिकन्स की तरह भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, ना कोई मेडिकल ग्राउंड रही है। मरियम का मुझे एक बात बताएं कि अगर बेटी है तो 80,000 कैदियों की और बेटियां, भाई बहन सारे, उनके भी प्लेटलेट्स कम होते हैं, उनके भी हार्ट अटैक्स होते हैं, उनको क्यों नहीं ये फैसिलिटी मिलती? ये उल्टा कहना चाहिए सबको कि भाई वाया दे अलाउड दिस फैसिलिटी, बाकियों को क्यों नहीं अलाउड? और जब हम कहते हैं कि नहीं जी अब C क्लास होगा तो कहते हैं ओ हो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे एसीओ के पीछे लड़ते हैं। मगर अंदलीब साहब, अगर वो किसी इदारे को मतलूब ही नहीं है तो फिर क्यों ना उनको बाहर जाने दिया जाए? क्योंकि फिर तो लगता है कि कोई जाती इशू है इस हवाले से। यानी कि मैं समझने से कासिर हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इधर रखने से आइन की बालादस्ती इंश्योर होती है, लेकिन मुशर्रफ साहब का जो वर्डिक्ट आया उसको इम्प्लीमेंट करने से नहीं होता। केस तो चल रहे हैं उन पे, एक सस्पेंड हुआ इन्होंने खुद का और एक पे बेल में लिए, केस तो चल रहे हैं। शी इज अ कॉन्विक्ट, कैसे बाहर जा सकती है वो? किस बेसिस पे जा सकती है कि मैं, उन्होंने खुद प्ली ये ली है, उन्होंने ये प्ली नहीं ली कि मेरे पे केस नहीं है, पे चलते उन्होंने प्ली ये लिया कि मेरा वालिद राइट एंड रॉन्ग के ऊपर। तो BRT के ऊपर क्या मसला है इंक्वायरी कराने से? पहले नैब को तहकीकात से रोका सुप्रीम कोर्ट जाके, अब FIA को रोका जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जाके। क्यों नहीं चाहती आपकी हुकूमत के BRT का फैसला जो है वो सामने आ जाए? उस पर भी कहा जा रहा है कि 42 से लेके 72 बिलियन का ये प्रोजेक्ट चला गया। इट्स मच लाइक द नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इशू जो नैब ने पूरा केस बनाया उनके ऊपर। देखिए, हमारा हक है कि हम सारे कोर्ट्स को अपील करें, हमारा हक है अगर हम समझते हैं कि जजमेंट के अंदर
فلاز ہیں اور لیگل لکوناز ہیں تو ہم اس کو اگلے کورٹ میں لے کے جائیں. کوئی انلیگل بات تو نہیں کر رہے ہم. اوکے بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. ادھر گنگا صحیح بہہ رہی ہے نئے پاکستان کی جانب یا گنگا الٹی بہہ رہی ہے، فیصلہ آپ خود کر لیجئے. اجازت دیجئے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.